हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज फिर हम लोग एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ की। जो सीरीज़ हमारी चल रही है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस लॉ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ इसको वॉच करिए और सीखिए। फ़ायदा होगा उन बच्चों को जो बच्चे इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। कोर्स कोई भी है, एग्ज़ाम किसी भी टाइप का है, अगर बिज़नेस लॉ से रिलेटेड आपके कोर्स करिकुलम में कुछ चीज़ें इस तरीके की पूछी जाती हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे बेसिक चीज़ें नहीं पूछते, वहाँ एडवांस लेवल पे आपको एक सिचुएशन दे देंगे और उस पे ही आपको जज करते हैं कि किस तरीके से आप लॉज़ की आपको जानकारी है और आप उसका कैसे अब उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक? तो इससे मुझे आशा लगती है कि आप लोग को इससे हेल्प मिलेगी और एक कोशिश हमारी तरफ से है, और आप कोऑपरेट करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 11। पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ देता हूँ, थोड़ा-सा इसको समझा देता हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम नंबर 11 is P applied for the principalship of a local college and the government body passed a resolution appointing him. Clear? तो P ने एक लोकल स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपलशिप के लिए अप्लाई किया और जिस गवर्नमेंट बॉडी को उनको अपॉइंट करना था, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया उनको अपॉइंट करने का। ठीक? मतलब सर्वसम्मत से ये बात फाइनल हो गई कि हम लोग इनको अपॉइंट करेंगे और वो रेज़ोल्यूशन पास हो गया। ठीक? अपॉइंटमेंट वाज़ नॉट फॉर्मली कम्युनिकेटेड टू हिम। अब ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअली मेन रोल प्ले करेगा। तो अपॉइंटमेंट फॉर्मली उनको कम्युनिकेट नहीं किया गया, बट वन ऑफ द मेंबर्स प्राइवेटली टोल्ड हिम ऑफ हिज सिलेक्शन आफ्टर द मीटिंग। और एक मेंबर जो कि गवर्नमेंट बॉडी के उस पैनल में एक मेंबर था, उसने प्राइवेटली इनको बता दिया कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है। वो जानने वाले होंगे, दोस्त होंगे या कुछ भी ऐसा होगा, तो उन्होंने आउट ऑफ वे जाके उनको ये बात इन्फॉर्म कर दी कि आपका सिलेक्शन हो गया है। रेज़ोल्यूशन वाज़ सब्सीक्वेंटली रिसाइंड और रेज़ोल्यूशन बाद में कैंसल कर दिया गया। क्यों? हो सकता है कि उनसे बेटर कैंडिडेट गवर्नमेंट बॉडी को मिल गया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मिस्टर पी को नहीं, इनको हम लोग अपॉइंट करें। पी क्लेम द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, विल ही सक्सीड? और पी ने जो है ये कैंसलेशन के बाद प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए क्लेम किया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो सक्सीड करेंगे? ठीक? तो ये आशा कर रहे हैं कि आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी और प्रॉब्लम के बाद का सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक? फिर लॉस डिस्कस करेंगे, क्या अप्लाई होगा, क्या नहीं होगा, एवरीथिंग। ठीक? तो नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखा है पी विल नॉट सक्सीड एज द एक्सेप्टेंस वर नेवर कम्युनिकेटेड टू हिम। तो इसमें लिखा है कि पी सक्सीड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस उसे कम्युनिकेट किया ही नहीं गया था। ठीक है? और he by applying for the principalship offered his services to the governing body which could decline to accept his offer। अब देखिए यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। एच ने पी ने अप्लाई किया प्रिंसिपलशिप के लिए, अपनी सर्विसेज ऑफर की गवर्निंग बॉडी को। ये गवर्निंग बॉडी का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो वो कभी भी उसको डिक्लाइन कर सकती, बाउंड नहीं है। जरूरी थोड़ी ना कि मैंने आपको ऑफर दिया आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड हो। ये तो हमारा डिस्क्रिशन होता है, और एक यहाँ पे कंसेंट फ्री होनी चाहिए, जबरदस्ती थोड़ी ना है कोई, है ना? अब यहाँ पे लिखा है मेयर मेकिंग अप ऑफ माइंड टू एक्सेप्ट डज नॉट कंप्लीट द एक्सेप्टेंस। अब सिर्फ आपने माइंड मेकअप कर लिया, मन में सोच लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी। इट इज कंप्लीट ओनली व्हेन एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। तो वो कंप्लीट कब मानी जाएगी?
जब आपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया ऑफर को। हाँ, तो अभी आप देखिएगा, लास्ट में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट पे वीडियो बनाया था, मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, या कह लीजिए साइलेंस कैन नेवर बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। वहां पे मैंने एक मूवी का एग्जांपल भी दिया था, उसमें था ना एक गाना, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। नहीं साहब, यहाँ पे एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, और अगर आपने मन में सोच लिया, मेंटली उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो जो है एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो गवर्निंग बॉडी डिड नॉट कम्युनिकेट टू पी इट्स डिसीजन ऑफ एक्सेप्टेंस सो एज टू कंप्लीट ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करिए नेक्स्ट पार्टी को। तो गवर्निंग बॉडी ने कम्युनिकेट नहीं की थी। प्राइवेट कम्युनिकेशन बाय वन ऑफ इट्स मेंबर्स अनऑफिशियली इज नॉट ए कम्युनिकेशन बाय द गवर्निंग बॉडी। अब प्राइवेटली उसमें से कोई मेंबर अनऑफिशियली इस बात को कम्युनिकेट कर रहा था पी को कि आपका सिलेक्शन हो चुका है एंड वेरी सून यू विल गेट योर ऑफर लेटर। तो दिस इज नॉट ए फॉर्मल कम्युनिकेशन एक्चुअली। ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? द गवर्निंग बॉडी हैज टू कम्युनिकेट दिस पर्टिकुलर थिंग थ्रू लेटर और थ्रू बाय एनी मीन्स टू पी। तो P विल नॉट सक्सीड इन क्लेमिंग द पोस्ट। ठीक, तो यहां पे P सक्सीड नहीं करेगा। ये हो गया। अब इस प्रॉब्लम की, इस सॉल्यूशन को बहुत इन डेप्थ समझने का तरीका क्या है, वो मैं बता दूं। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं वो है रेफरेंस। ये रेफरेंस मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि आप जाके किताबों में, गूगल पे, कहीं से भी पढ़ सकिए, और पढ़ने के बाद इस प्रॉब्लम को दोबारा पढ़िए, देखिए, समझिए, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ये एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है यूट्यूब पे, तो वहां पे आप देखिए कि इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक, कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जैसे आप वहां पे ऑफर में पढ़ते थे, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो साहब बिना कम्युनिकेशन के कैसे वैलिड मान लेंगे? ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक केस है पॉवेल वर्सेस ली, बहुत ही लीडिंग केस है, और मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसके और पॉवेल वर्सेस ली के केस एकदम सेम फैक्ट्स हैं, या कह सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने आपको दी है, ये एग्जैक्टली पॉवेल वर्सेस ली से ही उठाई गई, सेम यही सिचुएशन। ठीक, तो पॉवेल वर्सेस ली केस पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन अगर आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए पॉवेल वर्सेस ली केस पढ़ लिया, एग्जैक्टली यही चीज थी। ठीक, और दूसरा इंपॉर्टेंट केस है फेल्डहाउस वर्सेस बिंडले। इस केस में क्या हुआ था कि एक नेफ्यू है, एक पर्सन है, वो हॉर्स ट्रेडिंग में डील करता, क्लियर, हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ों को खरीदने बेचने का काम करता है। उसके अंकल आते हैं, उसके अंकल कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर हॉर्स को पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं इसको मत बेचना, बहुत सुंदर घोड़ा है, मैं खरीदूं। ठीक, नेफ्यू ने मन में उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, और अपने जो एजेंट था उसको बोला कि ये वाला हॉर्स नहीं बेचना, ये अंकल खरीदेंगे, और ऐसा करके उनको बता दिया। एजेंट ने गलती से वो हॉर्स बेच दिया, क्लियर। अंकल ने नेफ्यू के ऊपर केस फाइल कर दिया कि मैंने तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, और ये हॉर्स बेचने के लिए मना किया था कि मैं फ्यूचर में इसको खरीदूंगा। लेकिन हुआ क्या कि कोर्ट में केस डिफरेंट हो गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, उन्होंने कम्युनिकेट कहाँ किया आपको, मन में सोच लिया कि हाँ ठीक है, लेकिन यस या नो जो अंकल को बोलना था वो कुछ भी नहीं बोला। तो मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। ये एग्जैक्टली इसी केस पे बेस्ड है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अब ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी में क्या हुआ था, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये भी वो केस है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी लॉ पॉइंट्स पे आपका बेस्ड है।
ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। कोल की सप्लाई थी, इनफॉर्मली ये चीज़ें करते थे, मतलब कोई उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं था। बाद में उन्होंने सोचा कि एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, फॉर्मली एक डीड बना लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ। तो इसमें आगे क्या हुआ तो प्लीज़ ज़रा आप हमें पढ़ के रिसर्च करके और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक? तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे, जानेंगे और इन केसेस आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक्चुअली जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, हमें इससे नहीं मतलब कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे इससे नहीं मतलब कि आप किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपके कोर्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, तो साहब ये आपको वाक़ई में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि होता क्या है मैं आपको बता दूँ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, वो एग्ज़ैक्टली 90% ज़्यादा केसेज़ में क्या होता है कि किसी लीडिंग केस पे बेस्ड हैं और हम लोग, हमारे जैसे टीचर्स, उसी लीडिंग केस के हिसाब से, उसके फैक्ट्स के हिसाब से एक ऐसा केस बना के और वो क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे आपको पता चल जाए कि हाँ, ये केस इसमें अप्लाई हो। तो जैसे ये वाला केस आपने पढ़ा, तो एज़ ए स्टूडेंट आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए कि ओह! ये तो पॉवेल वर्सेस ली से रिलेटेड केस है। एग्ज़ैक्टली यही हुआ था वहाँ पे। या फेल्टहाउस वर्सेस बेंटले केस से रिलेटेड ये। लेकिन उसके लिए प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को ये करना पड़ेगा कि केस लॉज़ पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए और उनके फैक्ट्स देखिए। अब होता क्या है, फैक्ट्स बड़े बोरिंग होते हैं, याद नहीं होते। तो प्लीज़ उसको बड़े लेमैन तरीके से, जैसे हम लोग बचपन में ना दादी और नानी की कहानियाँ सुना करते थे और वो बड़ी इंटरेस्टिंग, फ़ैसिनेटिंग लगती थी हम लोग को। तो वैसे ही आप केसेस को बस एक लेमैन तरीके से पढ़िए, उनके फैक्ट्स को जानिए और मेन मुद्दा ये है कि वो फैक्ट्स का इन लॉज़ से क्या कोरिलेशन है, कैसे अप्लाई होंगे, तो ये हेल्प करेगी। तो इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए, स्ट्रेस लेके नहीं। मज़े-मज़े में, खेल में, ठीक है? और ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी में क्या हुआ था, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज़ पूछिए और फिर हम लोग आगे और भी अच्छी-अच्छी प्रॉब्लम्स लेके आएँगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।